नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम क्लोजेज एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। जब लास्ट वीडियो था उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, वो वीडियो करप्ट हो गया, इस वजह से वो आपको थोड़ा शॉर्ट वीडियो मिलेगा उससे रिलेटेड। जैसा उसमें हम इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे थे, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका वर्ब थर्ड कभी भी बी फॉर्म के बाद नहीं आता है, इसीलिए उसमें हमने जैसे रिमेनिंग जो रिमेन वाला किया भी था, क्योंकि इंट्रांजिटिव है वो सब्जेक्ट पे एक्शन करती है और वो पहले से ही वो उसका पैसिव कभी भी नहीं बनता। जब इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता तो आप बताइए मेरे को, जब बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी आती है तो वो क्या बनाती है, उसको पैसिव बनाती है। तो बी फॉर्म के बाद वर्ब थर्ड उसको क्या बनाती है, पैसिव बनाती है। लेकिन इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड कभी भी पैसिव नहीं बनता और वो इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड कभी भी बी फॉर्म के बाद नहीं आता और इसीलिए वह कभी भी फ्रेज या क्लोज के अंदर वह नाउन से पहले नहीं आता, इसीलिए इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड एडजेक्टिव नहीं बनता। इसीलिए वहाँ पे हमने पढ़ा भी था रिमेन अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट सही होता है और रिमेन अमाउंट क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि रिमेन प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसीलिए उसका वर्ब थर्ड कभी एडजेक्टिव नहीं बनेगा और इसीलिए वो नाउन से पहले नहीं आएगा। जैसा हम पढ़ते हैं ए गुड बॉय, वहाँ बॉय नाउन है और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो गुड एडजेक्टिव है, इसीलिए वो किससे पहले, बॉय से पहले, नाउन से पहले आके सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिमेंड है, जैसे अपने पढ़ा था सेलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे सेलेक्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का कार्य कर सकता है, इसीलिए वह प्योर इंट्रांजिटिव नहीं है, इसीलिए वह अपने नाउन से पहले आके किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक है कि कभी भी इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता, इसीलिए वह नाउन से पहले नहीं आएगा, इसीलिए उसकी कोई फ्रेज नहीं होगी। अगर उसका फ्रेज बनाना हो तो रिमेन की जगह क्या लगाएंगे, रिमेनिंग लगाएंगे। जो रिमेनिंग क्या बन जाएगा, वहां पे एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हमने एडजेक्टिव पढ़े भी थे, जैसे मूविंग, फैन, ग्रोविंग, प्लांट, डेवलपिंग, कंट्री। तो वो सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बने हुए ना वो एडजेक्टिव्स हैं और अपने नाउन से पहले आ रहे हैं। अब आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स लिखवाता हूँ जो प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और कुछ वर्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्च करनी है जो ओनली इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, न कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि वो वर्ब, ये शर्त उसी पे लागू होगी जो वर्ब प्योर पूरी तरीके से क्या होती है, इंट्रांजिटिव होती है। अगर वो इंट्रांजिटिव के साथ ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका वर्ब थर्ड एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन अगर अकेला इंट्रांजिटिव है तो वह क्या हुआ, फिर वो उसका वर्ब थर्ड एडजेक्टिव नहीं बनेगा। जैसे कम होता है, हैपन होता है, ऐसी वर्ब्स हमने जब हैज है और हैड की एक्सरसाइज पढ़ी थी तो उसमें हमने एक्सरसाइज के अंदर सोल्व भी किया था। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे कुछ वर्ब्स लिखते हैं, उसके बाद क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि कुछ वर्ब्स आपको मैं लिखवाता हूँ। अब इन वर्ब्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और याद रखना है, क्योंकि ये वर्ब्स बार बार एग्जाम्स के अंदर आता है। इसका वर्ब थर्ड बी फॉर्म के बाद दे देता है और उसको आप राइट समझते हो, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड कभी भी सब्जेक्ट पे एक्शन नहीं करता, क्योंकि इसका वर्ब थर्ड एडजेक्टिव नहीं बनता, इसलिए वह बी फॉर्म के बाद नहीं आता। जैसे लिख लीजिए, कम लिख लीजिए, हैपन लिख लीजिए, ये ऐसी वर्ब्स है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ ये लिखिए वही इंट्रांजिटिव है, इसके अलावा भी बहुत सी वर्ब इंट्रांजिटिव हो सकती है जिनको आपको क्या करना है, सर्च करना है ज़्यादा से ज़्यादा और उनको एक बार याद कर लेना। और वैसे तो आप सेंस करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका सेंस किधर जा रहा है और किधर नहीं। फिर आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है कोलैप्स, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोलैप्स। तो कोलैप्स में भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे राइजन हो जाएगा, वो भी क्या होता है, प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फिर आगे देखिए अराइजन, ये भी क्या होता है, ये भी प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फिर आगे जैसे लिखा है ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो भी क्या होता है, प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओरिजिनेटेड, सॉरी, क्या होता है, ओरिजिनेटेड भी क्या होता है, प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फिर आगे लिखा हुआ है रिमेंड, अभी हमने कल भी किया था, इसके ऊपर तो शॉर्ट वीडियो भी बना है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा इसी के साथ में ऐड करके। फिर आगे लिखा हुआ है लैंड। फिर नेक्स्ट है अराइव्ड, फॉलन, डाइड,
बहुत सी वर्ब ऐसी हैं और भी बहुत वर्ब है, उनको क्या करना है, लेकिन ये मैक्सिमम क्या होती है, ये एग्जाम्स में पूछी हुई वर्ब्स है, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है और ध्यान रखना है इनका वर्ब थर्ड कभी भी बी फॉर्म के बाद नहीं आएगा। इसका मतलब इनकी वर्ब थर्ड से बना हुआ एडजेक्टिव, वो वर्ब थर्ड इसका एडजेक्टिव नहीं बनाता, इसलिए वो नाउन से पहले भी नहीं आएगा। तो इनका नाउन से पहले भी यूज भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कम, हैपन, कोलैप्स, राइजन, अराइजन, ओरिजिनेटेड, रिमेन, लैंड, अराइव्ड, फलन और डाइट, ये सब क्या है, प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनका वर्ब थर्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता, इसीलिए नाउन से पहले भी नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव की दो पोजीशन देखी, बी फॉर्म के बाद और नाउन से पहले। तो इनकी वर्ब थर्ड के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आगे देखिए, अगर इसको थोड़ा सा अपन जानने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है द बिल्डिंग इज कोलैप्स्ड या हैज कोलैप्स्ड। अरे बिल्डिंग ढह चुकी है ऐसा बोलते हैं, कोलैप्स हो चुकी है, गिर चुकी है, तो वहाँ इज कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि इज कोलैप्स होते तो बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पे एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे, तो वो निष्क्रिय बना देती है। लेकिन बताओ बिल्डिंग गिरी है तो एक्टिव है कि नहीं है, तो वो गिरने का प्रोसेस किसने किया है, बिल्डिंग खुद ने किया है, इसी वजह से वहाँ इज कोलैप्स नहीं होता, क्या होगा, हैज कोलैप्स्ड होगा। ठीक है। अरे द सन विल बी राइजन या फिर द सन विल राइज। अरे अब बताओ विल बी राइजन का मतलब है सूर्य को उगाया जाता है या फिर सूर्य ऑटोमेटिक निकलता है। अरे सूर्य तो खुद एक्टिव रहेगा, तो विल बी राइजन नहीं, क्या होगा वहां पे, विल राइज होगा। ऐसे ही द प्राइसेस विल बी रेज्ड और विल द प्राइसेज विल बी राइजन। अरे दोनों को डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ रेस्ट का मतलब बढ़ाना होता है और राइजन का मतलब बढ़ना होता है। अरे बताओ जब दुकानदार कोई कीमत होती है तो अपने आप बढ़ती है या उसको बढ़ाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, इसीलिए वहां पे राइजन नहीं क्या आएगा, रेज्ड आएगा। अब नेक्स्ट हम आज थोड़ा सा इस सेक्शन के अंदर क्लोज के ऊपर बातें करते हैं। क्लोज क्या होता है, क्लोज का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कौन कौन से क्लोज होते हैं, और उसको आप अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इतने दिन तो हमने जो लास्ट के 2 लेक्चर थे उसमें हमने जाना कि फ्रेज क्या होती है, जैसे मूविंग फैन पढ़ा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म से बना हुआ एडजेक्टिव उसको पढ़ा, लेकिन अब हम पहले फ्रेज को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद किसको पढ़ेंगे, अरे बताओ तो सही, क्लोज को। लेकिन हम फर्स्ट किसको ले रहे हैं, अभी क्लोज के ले रहे हैं। क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, क्लोज का कौन से क्लोज का कहाँ पे यूज होगा और कहाँ पे नहीं होगा, इसके बारे में अच्छे से जानना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अपना बेस वही रहने वाला है जो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था। नाउन कहाँ पे आता है, अगर नाउन कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद। अब मैं आपको बोलूं कि नाउन क्लोज कहाँ आएगा, तो जब नाउन आ गया, जहाँ पे नाउन आ रहा तो वहाँ नाउन क्लोज आए, चाहे नाउन फ्रेज आए, उसकी भी पोजीशन वही रहने वाली है। जहाँ नाउन आएगा वही नाउन क्लोज आएगा, जहाँ नाउन आएगा वही नाउन फ्रेज आएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्लोज कहाँ आएगा, तो एक सब्जेक्ट की जगह, एक ऑब्जेक्ट की जगह और एक प्रीपोजिशन के बाद। अब वो क्लोज होगा, और एक अब आप सोचोगे कि प्रीपोजिशन के बाद आता है, इसका मतलब वो किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का। अब आप सोचोगे कि क्लोज होता है, और क्लोज में तो WH वर्ड और टेंस साथ में होता है, तो आपको वहां समस्या होती है। एक WH वर्ड साथ में टेंस, मतलब बोले तो पूरा सेंटेंस है, और पूरा सेंटेंस मिलके किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का। प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट का, और प्रीपोजिशन से पहले बोले तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा तो किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा फिर ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। पूरा सेंटेंस कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसी के अंदर, इसी मजेदार लेक्चर के अंदर हम अच्छे से जानेंगे उसको, और खूब इंजॉय के साथ आपको पढ़ना है। अब क्लोज आपको जानते हो, फिर मैं बताऊं कि नाउन क्लोज है तो आपको दिमाग में तुरंत 3 बातें आ रही है, या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट की जगह कहाँ कहाँ पे, प्रीपोजिशन के बाद और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आएगा। ठीक है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्या इंट्रांजिटिव का भी ऑब्जेक्ट होता है, नहीं, क्योंकि इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ITV अपने बाद कभी भी किसका यूज नहीं करती, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करती, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ITV प्लस प्रीपोजिशन और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है या प्रीपोजिशन का, तो ये ऑब्जेक्ट किसका होता है, प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
फिर एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा इंट्रांजिटिव। अब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। और बताइए ITV अकेला आ सकता कि नहीं आ सकता? अरे मैंने तो पहली क्लास में बोला था कि जो फर्स्ट में पढ़ा हम लास्ट तक पढ़ते जाएंगे। अरे मैंने स्टार्टिंग की थी तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से, तुम गुड हो तुम बैड हो से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ED से, और हैज हैव हैड बी फॉर्म्स इनके बारे में पढ़ा था। बी फॉर्म्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव और नाउन ऑफ आइडेंटिटी। वही चीज आज पढ़ रहे हैं। देखो फिर आज हम नाउन पढ़ेंगे, बस फर्क क्या है, नाउन का क्लोज के रूप में पढ़ेंगे। बाकी पोजीशन वही होने वाली है, जो सब्जेक्ट की जगह आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। और नाउन भी बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अरे राम इज गुड, यहाँ गुड कौन है, राम है, और राम कहाँ बैठा है, सब्जेक्ट की जगह। और फिर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव किसके बाद, बी फॉर्म के बाद। तो इज गुड, राम इज गुड, राम इज गुड, बस कुछ भी नहीं है। ये समझ लो कि ये नाउन एडजेक्टिव अपना रूप बदल बदल के आ रहे हैं और आपको वही इंग्लिश में प्रॉब्लम करते हैं। माने तो बहुत टफ टॉपिक्स मानते हैं, क्लोजेज, फ्रेजेज, इन्फिनेटिव, जिरंड, एडवर्ब, लेकिन अगर तरीके से समझोगे तो इनसे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। और जिसको ये टॉपिक्स अच्छे से आने लग गई उसको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। ये समझ लो बाद में तो वो सिर्फ रिवाइज करेंगे। और मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि वो इंग्लिश न कि पढ़ना, न कि लिखना, न कि ट्रांसलेट करना, वो बोलना भी सीख जाएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो ध्यान लगा के लेक्चर को सुनो और मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाने वाली। दिल लगा के मेहनत करो, अपनी किताबों के साथ बढ़िया तरीके से व्यवहार कीजिए, उन्हीं के साथ प्रेम कीजिए, आप बहुत आगे तक जाओगे। अब बताओ यहाँ पे नाउन कहाँ बैठा है, सब्जेक्ट की जगह। अब यहाँ मैं बताऊँ नाउन क्लोज आ जाएगा, अरे बताओ तो सही, वो भी सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर यहाँ एडजेक्टिव बैठा है, आगे एडजेक्टिव क्लोज हमने पढ़ा भी था, अभी पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से बना हुआ। अरे मूविंग वहां कंटिन्यूअस है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। तो फैन, फैन से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता? गुड बॉय, अरे गुड फैन लिख लीजिए, एक अच्छा पंखा। और फिर मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, मूविंग फैन। अरे बताओ ये एडजेक्टिव है, यहाँ आर्टिकल और दे देता हूं मैं। अब ये एडजेक्टिव है तो इसको एडजेक्टिव बना रहा है कि नहीं बना रहा? बस ये अपना बोलते ना, चेहरा बदल बदल के आप पे वार कर रहा है। हथियार वही है, वही हथियार अपनाना। जो एप्स मैंने माइंड में आपके सेट किया है उसको टाइम टू टाइम रिचार्ज कीजिए। और रिचार्ज करने का मतलब है बुक्स उठाइए, उसमें लगाइए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, हैज, हैव, हैड, बी फॉर्म्स, इनके बाद क्या क्या आता है उन सबको अच्छे से लगाइए। एक एक वर्ड को भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के मारिए। मैं बता रहा हूं आपके दिमाग में छप जाएगा। एक पेज आप लगाओगे लेकिन ऐसा लगेगा कि आपने पूरी ग्रामर दोबारा से पढ़ ली। एक एक वर्ड को जानिए। और इससे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो वर्ड मीनिंग्स का, क्योंकि जो भी मीनिंग नहीं आती उसको सर्च कीजिए, ऑक्सफोर्ड में लगाइए, गूगल बाबा में लगाइए, कहीं भी लगाइए, सर्च कीजिए अच्छे से, और उसका जो सेंस निकलता है उसको उसी बुक के अंदर वही नोट कर लीजिए। अरे बुक खराब नहीं होगी, अरे संभाल के रखोगे। वहां पे राइट करने से बुक खराब नहीं होती, गंदी नहीं होती कभी भी। कई होते हैं क्या, जहां मीनिंग आ रही वहां तो लिखते नहीं और अपनी तरफ से एक डिक्शनरी और तैयार करते जाते हैं। बेटा ये डिक्शनरी तैयार करोगे, वो डिक्शनरी आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वैसे डिक्शनरी ही बनानी है तो डिक्शनरी बनी बनाई मिल जाएगी, इनकी क्यों खराब कर रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन जहां मीनिंग है वहां लिखोगे तो आप दोबारा पढ़ोगे तो दोबारा वो मीनिंग वहां रिवाइज होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो उसके साथ में लिखते जाइए। अरे बुक्स गंदी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इरेजर जो आप पेंसिल का यूज कीजिए, जब आपको अच्छे से याद हो जाए तो उसको इरेज कर लीजिए। और ऐसे अच्छे से मेहनत करते हुए चलना है। अब अपन क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बस कहने का मतलब वही है, आज हम नाउन फिर से पढ़ने वाले हैं। बस उसका रूप क्या है, नाउन क्लोज है। अब क्लोज का जैसे ही क्लोज आपके माइंड में आता है तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आती होगी, क्योंकि क्लोज तभी बन सकता है जब उसके अंदर एक तो क्या हो, WH वर्ड। अब WH वर्ड का मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, मतलब WH से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स कौन से वर्ड्स कहलाएंगे, WH वर्ड्स कहलाएंगे। और इसके बीच में एक क्या आएगा, टेंस। आपके दिमाग में एक टेंशन हो रही होगी कि सर हमने तो टेंस अभी तक पढ़ा ही नहीं तो कैसे समझेंगे। अरे आप स्टार्टिंग से, जब आप यहाँ कोई फाइनल करके आया है, कोई अंडर ग्रेजुएट है, कोई क्लासेज में अभी सीनियर में है, कोई प्राइमरी तो नहीं है, प्राइमरी से ऊपर के ही है, तो आपने टेंस कहीं तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। कोई सेकेंडरी में है, कोई सीनियर सेकेंडरी में है, कोई ग्रेजुएट है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए।
आपने टेंस थोड़ा बहुत पढ़ा है, इतना अनुमान लग जाएगा। वहाँ कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये पहचाना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसमें किसका यूज हो रहा है, टेंस का यूज हो रहा है। और नहीं तो बस इतना तो ध्यान है ही आपको, वी फॉर्म्स के बाद क्या आता है, हैव हैड के बाद क्या आता है, तो ये सब किस में चलता है, टेंस में ही तो चलता है। मॉडल के बाद क्या आता है, मॉडल को तो भूल ही गया था, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डेली यूज होता है ये, हर एक टॉपिक हम डेली रिवाइज करते हैं। ये इस लेक्चर, इन लेक्चरों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम क्या करते हैं, इसमें जो पहले पढ़ते हैं उसका डेली क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रिवीजन का बैंक है, किसी भी क्लास की बुक उठा लीजिए, उसमें लगाइए, डेली रिवाइज होगा। ऐसा आप, मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर 1 साल तक आप ऐसा करोगे तो आपका कॉम्प्रेंशन पार्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्लोज टेस्ट, ट्रांसलेशन, और आपका जो स्किल है बोलने का, स्पोकन वाला, वो भी डेवलप होगा, क्योंकि सेंटेंसेज आपके माइंड में छप जाएंगे, बार बार वही मीनिंग्स आने वाली है। अब देखिए ये क्लोज है, WH वर्ड, टेंस आपको समझ में आ ही गया होगा। और अब मेरे को बताइए, जब WH वर्ड और टेंस को मैं हटा देता हूं तो वो क्या बन जाती है, फिर फ्रेज बन जाती है। अब बताओ नाउन क्लोज, पहला अपन क्या पढ़ेंगे, नाउन क्लोज पढ़ेंगे। अब मेरे को ये बताइए नाउन क्लोज का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जहाँ नाउन का यूज कर सकते हैं वहाँ किसका, नाउन क्लोज का भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। अरे कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आता है नाउन, बताइए तो सही, ऑब्जेक्ट की जगह। और एक कहाँ आता है, प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद किसका कार्य करता है, ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट की जगह भी किसका यूज करते हैं, नाउन क्लोज का यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में नाउन क्लोज आएगा तो 3 बातें दिमाग में फिर चपनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां नाउन आता है वहां वहां कौन आएगा, नाउन क्लोज आएगा। जहां जहां नाउन आता है वहां वहां कौन आएगा, नाउन क्लोज आता है। जहां पे नाउन आता है, जहां पे नाउन कहां कहां पे आता है, सब्जेक्ट की जगह, नाउन कहां आता है, ऑब्जेक्ट की जगह, और नाउन कहां आता है, प्रीपोजिशन के बाद में आता है। अब नाउन क्लोज सब्जेक्ट के रूप में, फिर नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट के रूप में, और नाउन क्लोज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के माध्यम से, मैं कुछ एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर्स के ईयर में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हुए एग्जांपल्स को मैं थोड़ा सा सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं, और आपको पता चलेगा और उनका सेंस क्या निकलता है उसको समझते हैं। यहीं से आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ये समझ लो। जो असली इंग्लिश है, ट्रांसलेशन का जो लेवल है वो यहीं से स्टार्ट होगा। कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ये जो जिसको समझ में आ गया वो ये समझ लो कि इंग्लिश में उसकी नया पार है, नाउन क्लोज है। और ये वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि बार बार घुमा घुमा के इनको अच्छे से देखिए, जहां दिक्कत होती है वहीं से वापस इसको रिवाइज कीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, जितनी बार में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वहां तक कीजिए। अब मेरे को एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, और अब नाउन क्लोज पहले वाले में क्या है, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पे क्या करवाया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हम एक एक को लेके इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला मैं एग्जांपल आपको देता हूं सब्जेक्ट क्लोज का। तो सब्जेक्ट क्लोज कौन सा हो जाएगा, तो सब्जेक्ट क्लोज, अरे नाउन क्लोज को मैं सब्जेक्ट क्लोज ही बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, ऑब्जेक्ट क्लोज ही बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। अब ये सब्जेक्ट क्लोज के रूप में मतलब सब्जेक्ट की जगह कौन आएगा, क्लोज आएगा। अरे अब मेरे को बताइए, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, व्हाट ही डज इज नॉट इजी। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस देखिए। चलो अपन पहले अपनी मेथड पे चलते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले तो जो अपने हथियार है, जो अपने पास जो एप्स माइंड में सेट है, उस ऐप को एक्टिव कीजिए और बोलिए, स्कैन कीजिए। ये क्या है, बी फॉर्म। ये क्या है, अरे ये क्या है, एडजेक्टिव। बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता, अरे क्यों नहीं आ सकता। राम इज गुड, यहां पे बताओ ये गुड क्या है, एडजेक्टिव, और इज क्या है, बी फॉर्म। जहां पे भी आपको डाउट लगे, सबसे इजी सेंटेंस जो आपके माइंड में लगता है उसी को छाप दीजिए, उससे रिलेटेड। वही आपको उसका आंसर देने वाला टफ वाले का, कितना भी टफ रहे, टफ से टफ सेंटेंस ऊपर आ जाए, उसके बाद आपको उससे इजी सेंटेंस को छापना है और देखना है कि उससे उसको रिलेट करना है। अगर वो उस पोजीशन को फिल कर रहा है तो चाहे कितना भी टफ एडजेक्टिव हो, चाहे कितना भी टफ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, अगर साधारण वाले के साथ काम कर रहा है वो रूल, तो उसके साथ भी कार्य करेगा। अरे आज तक आपने ऐसी इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी। अब मेरे को ये बताइए, आज से आज तक अगर आपने क्लोज और फ्रेज नहीं पढ़ा होता तो मेरे को ये बताइए, डज और इज आज से आज तक आपने इतनी बार टेंस पढ़ा है, 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ देखिएगा। अरे सेंटेंस को देखिए, डज इधर प्रेजेंट सिंपल, और इधर फिर बाद में देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा, इज आ रहा है, फिर इज के बाद इज आ रहा है। कंटिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ा हमने आज से आज तक टेंस के अंदर। कभी भी टेंस के अंदर बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव पढ़ा क्या, नहीं। कंटिन्यूअस दर्शाने के लिए क्या पढ़ाते आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन चलो वो बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों साथ में कैसे आई।
अब इस सेंटेंस में ये पता नहीं चल रहा आपको ये कंटिन्यूअस है, सिंपल है, या है क्या ये सेंटेंस में, इसका सब्जेक्ट क्या है वो नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं ही को सब्जेक्ट करता हूं, ठीक है, ये डज इसका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो फिर बाद में डज के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अरे डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि नहीं आती, और वो भी अफर्मेटिव होता है तो यहां डज आता ही नहीं, डायरेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि नहीं आती, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज का यूज नहीं होता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हम अंदर यूज करते हैं। वैसे आप बहुत अच्छे से डून डून डेसी डेसी पढ़े हुए हो तो आपको अच्छे से पता भी होगा। तो यहां पे क्या है, अब ये देखिए ये ही सब्जेक्ट है, और ये डज अगर इसका हेल्पिंग वर्ब बनता है तो पहली बात तो इसका सेंटेंस का नेगेटिव होना जरूरी है। दूसरी बात, अब देखो यहां समझाने वाली बात क्या है, उस चीज को देखिए, यहां न तो इसका ही सब्जेक्ट है और न ही इसका डज हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताओ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम क्लोज पढ़ रहे हैं, और क्लोज के लिए एक शर्त बताई थी मैंने, क्या बताई थी, आगे वाला सब सही है, ये बी फॉर्म है, और बी के बाद ये एडजेक्टिव, इसका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव हमने पढ़ा है। ही इज गुड वह अच्छा है, ही इज बैड वह अच्छा है, राम इज गुड राम है अच्छा है, तो इसीलिए इज नॉट इजी वह आसान नहीं है, ये भी सही होगा। अब लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, हम पढ़ रहे हैं नाउन क्लोज, और क्लोज के लिए मेरे को बताइए किस किस की जरूरत पड़ती है। एक तो WH वर्ड, अरे WH वर्ड है, और एक टेंस, बताओ इसमें टेंस है कि नहीं है। एक WH वर्ड और एक टेंस, इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन बन के क्या बन रहा है, एक नाउन का कार्य कर रहा है, और नाउन भी कौन सा, क्लोज, नाउन क्लोज। अरे देखिए तो सही, अब आपको ऐसे कैसे पता चला कि ये नाउन क्लोज है, हो सकता है ये सब्जेक्ट क्लोज है, क्योंकि ये कहां बैठा है, हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले बैठा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले किसका यूज होता है, नाउन। दूसरी बात माने तो सब्जेक्ट की पोजीशन पे बैठा है, और सब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है, नाउन बैठता है। तो व्हाट ही डज पूरा इसका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्लोज है, ये नाउन क्लोज है। सब्जेक्ट क्लोज बोले तो ये नाउन क्लोज है, और ये बताओ सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आ सकता कि नहीं आ सकता। अभी पढ़ा हमने सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन, और प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता तो वहां पे भी किसका यूज हो जाता है, नाउन। और जहां पे नाउन का यूज होगा वही नाउन क्लोज का यूज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब मेरे को बताइए व्हाट ही डज इज नॉट इजी, तो इसका सेंस कैसे निकलेगा, इसको ध्यान से देखिए, इसका अर्थ क्या निकलेगा, व्हाट ही डज, क्या वह करता नहीं, वह जो करता, अरे क्या वह नहीं करता, इसलिए क्यों नहीं हो रहा, ये भी तो दिमाग में आने की बात है। व्हाट का मतलब तो क्या होता है, वो तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि कभी भी क्लोज के अंदर इंटरोगेटिव रूल लागू नहीं होता। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये डज यहां पे आता, और ही से पहले डज आता कि नहीं आता। व्हाट डज ही, इसका मतलब वह क्या है, तब ऐसा होता। लेकिन ये व्हाट के बाद में डायरेक्ट कौन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। और इंट्रोगेटिव के अंदर बताओ हेल्पिंग वर्ब पहले आती कि नहीं आती। अरे डज यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो, डज यू ईट फूड, डज यू रीड बुक्स, क्या आप बुक्स पढ़ते हो। अरे डज नहीं आएगा, यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा, वो सिंगुलर और प्लूरल का सेंस है। डज ही रीड बुक कर लीजिए, तो इसी सेंस के अंदर अब यहाँ पे इंटरोगेटिव होता तो ये कहाँ आता, इस WH वर्ड और ही के सब्जेक्ट के बीच में अगर डज आ जाता तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये इंटरोगेटिव नहीं बच्चों, ये क्या है, ये क्लोज है। और क्लोज भी कौन सा है, नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज कहाँ बैठ सकता है, सब्जेक्ट की जगह बैठ सकता है। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। अब इसका अर्थ क्या रखेगा, इसका अर्थ ये रहेगा व्हाट ही डज का मतलब वह जो करता है। अरे सब्जेक्ट के पास जाइए, वह जो करता है इज नॉट इजी, वह जो करता है, वह जो करता है, वह जो करता है वह आसान नहीं है, वह जो करता है वह आसान नहीं है, वह जो करता है वो आसान नहीं है। इस सेंटेंस का अर्थ ऐसे निकलता है। और ये ऐसे सेंटेंस आपको जो द हिंदू का एडिटोरियल है उसके अंदर आपको खूब मिल जाएंगे, खूब मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको इसको अच्छे से देखना है। तो यहाँ अब आज हमने इसमें देखा कि आपको पता चला, पहली बात तो आप क्लोज पढ़ रहे हो, और क्लोज के अंदर हमने नाउन क्लोज पढ़ा। नाउन क्लोज की 3 पोजीशन देखी, सब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर हमने सब्जेक्ट के स्थान पे जहां नाउन आ सकता है वहां नाउन क्लोज। फिर हमने उसका एक एग्जांपल देखा, व्हाट ही डज इज नॉट इजी, वह जो करता है वह क्या है, आसान नहीं है। इज नॉट इज इजी, लेकिन अगर नोट को हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, वह जो करता है वह क्या है, आसान है। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी क्लोज के अंदर
ऊपर इंटरोगेटिव रूल लागू नहीं होता। इसको छाप लीजिए, बहुत बार ये कॉम्बिनेशन एग्जाम के अंदर आता है, बहुत बार। इसको क्या करता है, ये डच को ही से पहले बैठा देता है और आगे इज नॉट इजी इसको इंटरोगेटिव बना देता है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो वह कभी भी इसका वो क्या बोलते हैं नाउन क्लोज नहीं बनता, और नाउन क्लोज नहीं बनता तो ये सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता, और वहां पे क्वेश्चन पूछता है और वो क्या हो जाता है रॉन्ग, और आपको उसको 4 पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर देगा और बोलेगा कौन से पार्ट में एरर है, इसको ए दे देगा, इसको बी, सी और डी, एक ई ऑप्शन दे देगा नो एरर। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में आ जाएगा, सेकंड पार्ट में इसकी एरर हो जाएगी, क्योंकि ये डज है, अगर डज यहाँ पे रहेगा तो सेकंड पार्ट में एरर इसलिए हो जाएगी क्योंकि डज को उठा के किधर लेके जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद रखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, एक बार फिर बता रहा हूं कि कभी भी क्लोज के अंदर इंटरोगेटिव रूल लागू नहीं होता। फिर हमने एक वर्ब देखी थी कि इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता, इसीलिए वह तो न तो नाउन से पहले आके एडजेक्टिव का कार्य करेगी और न ही बी फॉर्म के बाद आके एडजेक्टिव का कार्य करेगी। इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। अब एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वेयर ही लिव्स इज ए मिस्ट्री। अब इसको देखिए, इस मिस्ट्री को ढंग से देखिए, माइस्ट्री बोलते हैं इसको वैसे नॉर्मली। अब देखो ये है क्या, फिर इसको ढंग से देखिए, ये क्या है, अरे बताओ तो सही, ये क्या है, बी फॉर्म, बी के बाद में ये क्या है, नाउन ऑफ, ये एक परिचय करवा रहा है, परिचय करवा रहा है। अब किसका परिचय करवा रहा है, क्या करवा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। तो फिर ये क्या है, अरे इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये देखो WH वर्ड, देखो इसमें WH वर्ड, और इधर ये क्या है, टेंस। और WH वर्ड और टेंस के लिए किसके लिए जरूरी होता है, वो क्लोज के लिए, सब्जेक्ट क्लोज नहीं, सभी क्लोज के लिए। तो इसका मतलब ये क्लोज के लिए क्या हो जाएगा, WH वर्ड और टेंस हो गया, और ये सब्जेक्ट की जगह बैठा तो क्या बन गया, सब्जेक्ट क्लोज कर लीजिए या फिर नाउन क्लोज कर लीजिए। नाउन क्लोज हो गया और सब्जेक्ट की जगह बैठा तो क्या बन गया, सब्जेक्ट क्लोज बन गया। अब बताओ, अब ये इंटरोगेटिव है या फिर सब्जेक्ट क्लोज है, ये सब्जेक्ट क्लोज है, क्योंकि इसमें देखो ये हेल्पिंग वर्ब्स कहां पे आई है, देखो तो सही, इसके ये वर्ब्स बाद में आ रही है, सब्जेक्ट से पहले नहीं आ रही। तो अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। बी फॉर्म के बाद ये मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, रहस्य क्या होता है, रहस्य। तो इसको समझ लीजिए, वेयर ही लिव्स, वह जहां रहता है, वह जहां रहता है वो क्या है, एक रहस्य। इसका मतलब वो कहां रहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, वो कहां रहता है इसके बारे में नहीं पता, वह जहां भी रहता है वो क्या है, एक रहस्य है, रहस्य है। नहीं, यहाँ पे ये नहीं करना वह कहां रहता है, वो वह क्या रहता है, व्हाट का सेंस नहीं देना इसके अंदर, वह कहां रहता है। अब देखो, आप जब भी अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो आप क्वेश्चन पूछोगे, लेकिन जब क्लोज रहेगा तो आप क्वेश्चन का क्या दोगे, जवाब देखो, आंसर दे रहे हो, आंसर दे रहे हो। क्लोज और इंट्रोगेटिव के फर्क को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखने से आपको पता चलेगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन क्लोज में ऐसा नहीं होता। हेल्पिंग और मैन वर्ब दोनों ही किसके बाद आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है। एक डिफरेंस क्लियर करने का एक बहुत बेसिक मेथड है। जब भी आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब समझ दिखे तो समझ लेना इसको इंट्रोगेटिव बना रहा है, तो उसके तरह आगे की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब आगे आपको पता चले कि यहाँ पे तो सिर्फ सब्जेक्ट की मांग हो रही है, तो उसको चेंज करके हम क्या बनाएंगे, क्लोज बनाएंगे। थोड़ा सा हम इंट्रोगेटिव के बारे में और जान लेते हैं, जिससे आपको इसका क्या हो, इसका डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि यहीं पे बच्चे आके क्या करते हैं, मात खाते हैं। क्योंकि मैंने डाउट कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा देखा इसको, बहुत से बच्चों की यही समस्या रहती थी कि सर कहाँ पे इंटरोगेटिव और कहाँ पे क्लोज होगा, इस चीज़ के बारे में हम डिफरेंस कैसे समझें। तो इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखता हूं एक दो, और उन दोनों का समझिए तो सही, इसका अर्थ समझ लेना। व्हाट डज ही डू। अब देखिए, इंटरोगेटिव पहली बात तो प्रश्नवाचक लेगा, फिर एक लिखता हूं वाई डज ही कम, अरे कम लेट। फिर देखिए, अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। पहले हमने अभी क्या पढ़ा, क्लोज पढ़ा, तो इसको पहले हम क्लोज की नजर से देखते हैं।
फिर इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। अब क्लोज की नजर से आप इसको देखोगे, इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, अच्छे से देखिए। अब मेरे को ये बताइए क्या क्लोज हो सकते हैं? हमने तो एक शर्त देखी क्लोज के अंदर, एक तो WH वर्ड और एक क्या आना चाहिए, टेंस। दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे? इसमें भी WH वर्ड और टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? WH वर्ड और टेंस आ रहा है, लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि कभी भी इंटरोगेटिव रूल लागू नहीं होता। किसमें?